हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो आपका फोटोसिंथेसिस का हो गया था, फर्स्ट लेक्चर हमारा। और आज जो होगा उसमें हमने लाइट रिएक्शन आपको पढ़ाया था, ठीक ना। और आज लाइट रिएक्शन ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लेकिन एक आप करेक्शन लिख लीजिए। एक करेक्शन है कि जहाँ पे मैंने आपको लिखाया था फोटो ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। वहां पे फोटो वर्ड खत्म कर देना है, वहां पे ओनली फॉस्फोराइलेशन, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको लिखना है, ये फोटो नहीं लिखना है, बस यही करेक्शन था। लेट अस कंटिन्यू और लेक्चर, ओके। तो हमने आपको क्या बताया था, फोटो सिस्टम के बारे में बताया था, ठीक ना, कि फोटो सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। तो आप देखते हैं कि फोटो सिस्टम 1 और 2 का किस तरीके से उनका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कैसे वो बने होते हैं, क्या क्या उसमें रहता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं फोटो सिस्टम 1 की बात करते हैं, ठीक। तो फोटो सिस्टम 1 में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिएक्शन सेंटर होता है। क्या होता है? रिएक्शन सेंटर, बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक, आपको बताया गया था। और ये क्या होता है, रिएक्शन सेंटर क्या होता है? रिएक्शन सेंटर इसको बोलते हैं आरसी रिएक्शन सेंटर, ठीक ना। और ये क्या होता है? डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए, बताया था आपको, डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक, डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए। और किस तरह का क्लोरोफिल ए? क्लोरोफिल ए ऐसा जो 700 नैनोमीटर के एब्जॉर्प्शन को, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये मैं फोटो सिस्टम 1 का बता रहा हूं। एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसलिए इसको शॉर्ट में बोला जाता है, इस क्लोरोफिल ए के डाइमर को, रिएक्शन सेंटर को शॉर्ट में हम बोल देते हैं P700, ठीक। P700 मीन्स व्हाट? P700 का मतलब हुआ कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल which can absorb 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, करेक्ट। तो उसको हम बोलते हैं P700, शॉर्टली बोलते हैं, मतलब P700 क्लोरोफिल ए ही है, लेकिन 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या था? इसके चारों तरफ क्या था? इसके चारों तरफ प्रेजेंट थे, मैं बताया था आपको, कोर मॉलिक्यूल। क्या प्रेजेंट था? कोर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये कोर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, कोर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट थे। इस तरीके से क्या था? कोर मॉलिक्यूल चारों तरफ प्रेजेंट था, मैं आपको बताया था, ठीक है ना। कोर मॉलिक्यूल है, तो कोर मॉलिक्यूल जब चारों तरफ प्रेजेंट है, ये कोर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और कोर मॉलिक्यूल पर क्या प्रेजेंट होता है? कोर मॉलिक्यूल के बाद प्रेजेंट होता है एंटीना मॉलिक्यूल। ये क्या है? एंटीना मॉलिक्यूल है। ये क्या है? एंटीना मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। ये एंटीना मॉलिक्यूल है, आपको मैं पिछले लेक्चर में बिल्कुल सब बता चुका हूँ। फोटोसिंथेसिस पार्ट 1 में हमने आपको बताया है इसके बारे में, ठीक है ना। अब देखिए, ये फोटो सिस्टम 1 है, PS1 है। PS2 का क्या होता है? PS2 में देखेंगे कि इसका रिएक्शन सेंटर जो होगा, ये भी डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए का बना होगा, ठीक। लेकिन कैसा? डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए का, जो कि लाइट के कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर को, ठीक ना, एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए इसका नाम है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल which can absorb 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इतना लंबा चौड़ा ना बोलते हुए सीधा P68, P680, मतलब P फॉर पिगमेंट, 680 मीन्स 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, अब इसके भी चारों तरफ क्या होगा? कोर मॉलिक्यूल होगा।
कोर मॉलिक्यूल होगा इसके चारों तरफ, ठीक है, कोर मॉलिक्यूल होगा। तो ये जो कोर मॉलिक्यूल देख रहे हैं, कोर मॉलिक्यूल, इसके भी चारों तरफ कोर मॉलिक्यूल होगा। कोर मॉलिक्यूल यहां भी होगा, ठीक है। तो कोर मॉलिक्यूल यहां भी होगा, फिर एंटीना मॉलिक्यूल भी होगा, ठीक है ना। एंटीना मॉलिक्यूल चारों तरफ क्या है, एंटीना मॉलिक्यूल है। कोर मॉलिक्यूल और एंटीना मॉलिक्यूल होता है इसके चारों तरफ, ठीक है, कोर मॉलिक्यूल और एंटीना मॉलिक्यूल। ये देखिए कोर मॉलिक्यूल और एंटीना मॉलिक्यूल इसमें है। तो कोर मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 2 बोलते हैं और पिगमेंट सिस्टम 2 बोलेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या ओनली रिएक्शन सेंटर का डिफरेंस है, इसका रिएक्शन सेंटर P680, इसका रिएक्शन सेंटर P700? नो, दिस इज नॉट ओनली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोटो सिस्टम्स, ओके, सम मोर पॉइंट्स आर इन्वॉल्व ऑल्सो, ठीक है। तो क्या ये मोर पॉइंट्स हैं, इसको हम देखेंगे, देखते हैं। इसको देखने के लिए अब देख लीजिए, एक नॉर्मल चीज बताता हूं, आपको बताया जा चुका है कि कोर मॉलिक्यूल में क्या होता है। ये जो कोर मॉलिक्यूल है, कोर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, ये जो कोर है, कोर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये कोर मॉलिक्यूल क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ए, क्लोरोफिल ए का इसमें प्रेजेंस होता है, क्लोरोफिल ए का, ठीक। और ये सभी क्या है, एंटीना मॉलिक्यूल है, ये एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो एंटीना मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, यहाँ क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होगा, और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होगा, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होगा दोनों में, ठीक ना। तो कोर मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का बना होगा ओनली, यहाँ क्लोरोफिल ए ओनली लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रेज कर देगा कि क्लोरोफिल बी होता है कि नहीं होता है इसमें। तो दोनों के ही कोर मॉलिक्यूल में क्लोरोफिल बी नहीं होते हैं, ठीक है ना। और एंटीना मॉलिक्यूल में क्या होगा, दोनों के एंटीना मॉलिक्यूल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सिमिलरिटी आपका हो गया। अब डिसिमिलरिटी में आते हैं, क्या होता है डिसिमिलरिटी में, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जो फोटो सिस्टम 1 जो देख रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल और जो कैरोटिनॉइड का रेशियो है, कैरोटिनॉइड्स का जो रेशियो है, ये होता है आपका 20:30:1। मतलब क्या हो जाएगा, 1 पार्ट यदि कैरोटिनॉइड है तो 20 to 30 टाइम्स ज्यादा होगा क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट, किसमें, फोटो सिस्टम 1 में, याद रखिएगा। और फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड का सिस्टम और कैरोटिनॉइड का रेशियो क्या होता है, यहाँ जो रेशियो होगा ये 3:7:1 होता है। मतलब जितना कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होगा इसमें फोटो सिस्टम 2 में, उससे 3 to 7 टाइम्स ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। लेकिन फोटो सिस्टम 1 में जितना कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होगा उससे आपका 20 to 30 टाइम्स ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। दोनों का क्या है, रेशियो है, ठीक है ना। तो ये आपका फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का मेन डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अब देखते हैं लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है ना। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन हम देखेंगे।
मतलब क्या क्या प्रोसेस कैसे फॉलो होता है लाइट रिएक्शन में, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन, इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या क्या मेन डिफरेंस है, ठीक। और फोटो सिस्टम 1 क्या करता है, फोटो सिस्टम 2 क्या परफॉर्म करता है, ठीक है। उनके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कैसे होते हैं, सारा कुछ ऑल क्लियर हो जाएगा इससे आपका, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर है। और रिएक्शन सेंटर हम लिख दिया क्या, P680। इसका मतलब क्या है कि मैं फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। P680। तो अब चारों तरफ सर्किल में ऐसा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें और आगे बढ़ाना होगा फिगर को। तो आप समझिए कि ये सर्किल में ऐसे ऐसा है, ये सर्किल में ऐसे ऐसा है। मैं सर्किल अब नहीं बनाऊंगा क्योंकि पहले बना चुका हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मतलब ये हो गया फोटो सिस्टम 2 हो गया, PS2 हो गया। क्या हो गया, PS2 हो गया। क्यों, क्योंकि इसका रिएक्शन सेंटर जो मैं बनाया हूं वो P680 है, ठीक है। अब क्या होता है, P680 क्या करेगा, इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा। इसके ऊपर क्या पड़ा, सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ा, ठीक है। सनलाइट पड़ा तो आपको तो बताया था कि जो सनलाइट पड़ता है वो अपने एनर्जी को ट्रांसफर करता चला जाता है, ठीक है। अपने एनर्जी को ट्रांसफर करता हुआ और फाइनली रिएक्शन सेंटर में पहुंचाता है। वो रिएक्शन सेंटर में क्या किया, अपने एनर्जी को पहुंचाया, ठीक है। ऐसे फिर ऐसे और फिर आगे भी जा सकता है, मतलब रैंडमली कैसे भी जा सकता है यहाँ पे। मतलब कि चारों तरफ से एनर्जी कंसंट्रेट होकर यहाँ पे आ गया P680 में, जहाँ पे डाइमर प्रेजेंट है। इसका क्लोरोफिल ए का क्या प्रेजेंट है, डाइमर प्रेजेंट है, ठीक है। वो तो अंडरस्टूड है कि डाइमर होता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि एक सेंटर पॉइंट पे, ठीक ना, एक सेंटर पॉइंट पे ये सनलाइट का एनर्जी आके क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है। तो कंसंट्रेट होगा तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और एक्साइट होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो जाएगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ठीक है। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को निकाला, यहाँ पे मैं ई लिख रहा हूँ, ई लिखने के बाद में इलेक्ट्रॉन को निकाला। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक थियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, PHE यहाँ पे लिख रहे हैं, PHE मीन्स थियोफाइटिन, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, थियोफाइटिन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही एक्सेप्ट किया तो अब बताइए यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो किसी भी सिस्टम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, चार्ज डेवलप हो गया, इसका मतलब कि अनस्टेबल सिस्टम हो सकता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि किसी न्यूट्रल सिस्टम में यदि चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अनस्टेबल हो रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन आता है फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। ये कहाँ से आया, दिस इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर की स्प्लिटिंग होती है उससे आता है। वाटर को कौन स्प्लिट करता है, ये फोटो सिस्टम 2 ही स्प्लिट करता है। कैसे, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 में वाटर को स्प्लिट करने के सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फोटोलाइसिस करने के सारे फैक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फोटो सिस्टम 2 रिकवर्स इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के फोटोलिसिस से इलेक्ट्रॉन को रिकवरी करता है। या ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि फोटो सिस्टम 2 गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के ब्रेकिंग से, ठीक ना, वाटर के ब्रेकिंग से ये होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? वाटर को ब्रेक करने के लिए इस फोटो सिस्टम 2 में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इस फोटो सिस्टम 2 में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं Ca+2, Cl- प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, और मैंगनीज प्रेजेंट होते हैं। मैंगनीज, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। मैंगनीज क्या? मैंगनीज अपने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक, ठीक है। तो मैंगनीज जो होगा +2 से लेके +7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज इसमें मिलता है, ठीक है, मैंगनीज मिलता है। तो Mn+2, Mn+7, Ca+2 और Cl- और प्रोटीन, और क्या? प्रोटीन, ठीक है। ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? ये सभी मिलके बनाते हैं OEC कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे? OEC कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। OEC कॉम्प्लेक्स मींस क्या हुआ? OEC कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो आपको पूछा जाएगा कि OEC कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? तो OEC कॉम्प्लेक्स में Ca+2 आयन, Cl- आयन और मैंगनीज आयन अपने +2 से लेकर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये OEC कॉम्प्लेक्स किसका काम करता है? ये भी पूछा जाएगा आपसे कि OEC कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाटर को ऑक्सीडाइज करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज करने का क्या मीनिंग होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वाटर लॉस करेगा तब तो इस इलेक्ट्रॉन की रिकवरी करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा वहां से। दैट मीन्स व्हाट? मीन्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर का क्या मीनिंग होता है? तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ये वाटर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपके आ सकते हैं, सब पे स्टार दे दीजिएगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का क्या मीनिंग होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर का काम क्या है? तो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना। इसी से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सप्लाई हो जाता है, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 में। और फोटो सिस्टम 2 कैसे वाटर को स्प्लिट करवाता है? बाय द हेल्प ऑफ OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? Ca+2, Cl- Mn+2 से Mn+7 तक सारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, प्लस प्रोटीन होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज करवाता है उसको, ठीक है। अब ध्यान से, कैसे ऑक्सीडाइज करवाता है? ऑक्सीडाइज करवाने के लिए देखिएगा, यहां पे क्या किया, यहां पे हम ले लेते हैं, देखिए 4H2O। तो 4H2O पे OEC क्या किया? एक्ट किया, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये OEC इसको 4H+ में क्या करेगा? ब्रेक करेगा, प्लस 4OH- में ब्रेक करेगा। ध्यान से एकदम समझने की जरूरत है, ठीक है। अब 4OH- जो होगा, ये 4OH-, ये क्या होगा? ये ब्रेक करेगा 4OH में और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब 4OH स्पीशीज क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल हो गया, ठीक है, ऐसा तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो 4OH जो देख रहे हैं, ये भी क्या होगा? ये भी ब्रेक करेगा 4OH। देखो 4OH कैसे ब्रेक करेगा? ये जो 4OH है, 4OH ब्रेक करता है 2H2O प्लस 2H2O प्लस O2 में क्या कर जाएगा? ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या देखे? ये वाटर स्प्लिट किया कि नहीं किया यहाँ पे? यस। वाटर कैसे स्प्लिट किया? वाटर स्प्लिट करके हमको क्या दे रहा है? 4H+ दे रहा है, 4OH- नहीं दे रहा है, क्योंकि 4OH- फिर यूटिलाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो 4H+ दिया, मतलब कि हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन के बाद में 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इलेक्ट्रॉन के बाद में क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर? वाटर के फोटोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है? तो एक प्रोडक्ट है H+, दूसरा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा प्रोडक्ट है O2। देख लीजिए,
मतलब फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ऑक्सीजन जो होता है शॉर्टली निकल जाता है, निकल के अपना स्टोमेटा से होते हुए रस करते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एकदम शॉर्टली ऑक्सीजन निकल जाता है, यहाँ ऑक्सीजन गैस बना कि स्टोमेटा से निकला, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हाउ मेनी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के मतलब फोटोलिसिस, हाउ मेनी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस का प्रोडक्ट कितने हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। ये फोटोलिसिस का प्रोडक्ट है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का प्रोडक्ट होता है। अब देख लीजिए, यही इलेक्ट्रॉन, ये देख लो, यही इलेक्ट्रॉन, क्या यही इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां गया, समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां गया है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके गया, इसका मतलब कि यहां तो 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 4 इलेक्ट्रॉन था, इसका मतलब कि ये वेट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन छूटने का, तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब वाटर का क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा, और फिर 4 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिकवरी हो जाएगा यहाँ। मतलब कि आप जो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखे थे, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये है। अब बोलोगे ठीक है सर, इस 4 इलेक्ट्रॉन का फ्यूचर को देख लिया कि ये चला गया, जो लॉस हुआ था फोटोसिस्टम 2 के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था उसकी रिकवरी कराने में, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन जो हुआ ये निकल गया लीफ से, जिसका एनिमल रेस्पिरेशन कर लेते हैं, चलो वो भी निकल गया। लेकिन इसका क्या हुआ, H+ का क्या हुआ, H+ का आखिर क्या हुआ। H+ यूटिलाइज हो जाता है, जो आपको बताया था कि रिड्यूसिंग मटेरियल, ठीक ना, या जो ये एसिमिलेटरी पावर जो NADPH2 था, तो NADPH2 के सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है H+, जो 4H+ बना, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन रिकवरी में गया, और ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर निकल गया, और हाइड्रोजन कहाँ गया, हाइड्रोजन चला गया आपको NADPH2 को फॉर्म करने में। ध्यान से एकदम, इसको ऐसा हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से निकला, समझने की जरूरत है, थियोफाइटिन। अब थियोफाइटिन से क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा प्लास्टोक्विनोन में। ये कहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा PQ, प्लास्टोक्विनोन में। PQ मीन्स प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, PQ प्लास्टोक्विनोन होता है। कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ PQ, PQ मीन्स प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, ये PQ हो गया, ठीक है, PQ प्लास्टोक्विनोन हो गया। अब प्लास्टोक्विनोन के बाद क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, फिर ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, साइटोक्रोम B के बाद साइटोक्रोम F में चला जाएगा, साइटोक्रोम B के बाद साइटोक्रोम F में चला जाएगा, ठीक है। तो साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। कैसा होता है, आयरन। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि साइटोक्रोम क्या होता है, जो साइटोक्रोम देख रहे हैं, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ये आयरन कंटेनिंग होता है। क्या होता है, आयरन कंटेनिंग, ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F, ठीक है। और यहां के बाद क्या होगा, ये प्लास्टोसाइनिन हो जाएगा PC। PC मीन्स क्या होता है, PC मीन्स प्लास्टोसाइनिन, PC मीन्स क्या होगा, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, PC मीन्स प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन ये क्या होता है, ये कॉपर कंटेनिंग, साइनो मीन्स कॉपर होता है, साइनो से तो ब्लू ग्रीन होगा, लेकिन कॉपर, कॉपर कंटेनिंग, कॉपर कंटेनिंग, ठीक है, कॉपर कंटेनिंग, कॉपर कंटेनिंग हो जाएगा, मटेरियल होता है प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन के बाद क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन देते रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन। इसके बाद रिएक्शन सेंटर हो गया फोटोसिस्टम 1 का, मतलब P700, ध्यान से एकदम, P700 फोटोसिस्टम 1 का, क्योंकि P700 फोटोसिस्टम 1 का ही रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 4 इलेक्ट्रॉन जब फोटोसिस्टम 1 एक्सेप्ट कर लेगा, ये PS1 हुआ, क्या हुआ, PS1 फोटोसिस्टम 1, तो ये तो फिर क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा,
जब निगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये तो फिर से अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली निगेटिवली चार्ज होता नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 बिकम्स निगेटिवली चार्ज। तो लॉजिकली तो लगेगा हाँ सर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय सनलाइट यहाँ पड़ रहा था, फॉल कर रहा था, उसी समय सनलाइट यहाँ भी तो फॉल कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ फॉल कर रहा होगा। तो सनलाइट जब यहाँ फॉल कर रहा होगा साइमल्टेनियसली, यहाँ सनलाइट पड़ा, यहाँ सनलाइट पड़ा, यहाँ सनलाइट पड़ा, तो ये भी तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका होगा अपना, ये भी क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन ये भी तो लॉस कर चुका होगा। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये अपने लॉस 4 इलेक्ट्रॉन की रिकवरी कहाँ से करता है? फोटो सिस्टम 2 से करता है, ठीक है। ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से नहीं करता। हाँ, इनडायरेक्टली जो वाटर के स्प्लिटिंग से 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है वही वहां पे उसको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली तो फोटो सिस्टम 2 से ले रहा है ना, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 गेन्स और रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 2, ऐसा बोलना है। बट फोटो सिस्टम 2 रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के स्प्लिटिंग से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मेरे को काम है, वर्क करना है इसके साथ, कुछ जगह चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मिटाया, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर AFES में। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक प्रोटीन का बना होता है जिसमें आयरन और सल्फर कंटेनिंग पार्ट होता है, ठीक है, इसमें चला जाएगा। और इसके बाद फिर कहाँ चला जाएगा? ये फेरेडॉक्सिन में जाएगा, FD भी क्या होता है? फेरेडॉक्सिन, ये भी आयरन कंटेनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ठीक है ना, FD। और FD के बाद कहाँ जाएगा? FD के बाद चला जाएगा ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 4 इलेक्ट्रॉन FD के बाद कहाँ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन जो है FD के बाद आपका ये 4 इलेक्ट्रॉन FD के बाद चलाता है NADP में, NADP प्लस में चला जाएगा, ठीक है, NADP प्लस में चला जाएगा। अब NADP प्लस को 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन मिला। और ये 4 देखो, ये 4 हाइड्रोजन है, 4H प्लस है, ठीक। तो इस 4H प्लस को भी वहां पे लेते जाइए आप लोग। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ 4H प्लस को यहां से लेते चले जाइए, कहाँ? 4H प्लस को, ये जो 4H प्लस है, ये जो 4H प्लस है, इस 4H प्लस को आप लेके चले जाओ कहाँ पे? NAD प्लस के पास। तो यहाँ क्या हुआ? 4H प्लस भी आ गया, 4H प्लस भी आ गया। 4H प्लस आने के बाद क्या हो गया? प्लस 4 इलेक्ट्रॉन भी आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन भी आ गया। अब देख लो NAD, एक्चुअली NAD है, NADP, ठीक है, NADP प्लस 4H प्लस, ध्यान से, प्लस 4H प्लस। तो इस तरीके से क्या होता है? यहाँ पे ये करेगा, कंबाइन करेगा। तो NADP प्लस न्यूट्रलाइज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? एक NADP प्लस न्यूट्रलाइज होने के लिए तो एक NADP लेगा, एक NADP लेगा ना, तो ठीक है, एक NADP ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 NADP प्लस क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। तो 2 NADP प्लस न्यूट्रलाइज होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो अब खाली 2 बचा इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने H प्लस को न्यूट्रलाइज कर सकता है? 2H प्लस को, ध्यान से। तो इससे जो प्रोडक्ट बना आपका, क्या बना? 2 NADP प्लस जो था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल कर दिया, तो क्या हुआ? चार्जलेस बन गया है। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया? खर्च हो गया। अब आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? 2 ही हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो NADP क्या हो जाएगा? 2NADPH बन गया। मतलब H, सिंगल H इंटू 2H, 2H न्यूट्रलाइज हो गया आपका, कोई चार्ज नहीं है। और बाकी 2H प्लस जो था 2H प्लस, मतलब कि 2H प्लस, मतलब कि डॉट H प्लस इसको बोलेंगे, ठीक। 2H प्लस क्या हो गए? बिल्कुल न्यूट्रलाइज नहीं हुए, ठीक है।
तो इसलिए यही रीजन है कि NADPH2 का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, NADPH.H+, ठीक है, नॉट NADPH2, शॉर्टली NADPH2 बोल देते हैं। अब आपको सबको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा बना। तो NADPH2 देखिए बन गया और इसका H+ भी यूज हो गया, वाटर का इलेक्ट्रॉन भी इधर फोटो सिस्टम 2 में यूज हो गया और ऑक्सीजन भी यूज हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा H2O न्यूट्रलाइज आपका हो गया, ठीक है ना। और वाटर कैसे स्प्लिट करता है, 4H2O लेंगे, वही सी कॉम्प्लेक्स 4H + 4OH माइनस, 4OH माइनस स्प्लिट करेगा 4OH + 4 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और ये जो 4OH है ये फिर 2H2O + O2 में क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है तो 2 and 2 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, इस तरीके से। तो FD मतलब फेरेडॉक्सिन याद रखिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डाउनहिल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल ट्रांसफर होता है, याद रखिएगा। डाउनहिल ट्रांसफर मतलब क्या होता है, फ्रॉम हाई रिडक्शन पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ क्या हो जाएगा, वो ये ट्रांसमिशन इसका होता है। तो इसको बोलते हैं डाउनहिल ट्रांसमिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाउनहिल ट्रांसमिशन। जब डाउनहिल ट्रांसमिशन होगा तो ड्यूरिंग दिस कोर्स एनर्जी लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, तो एनर्जी लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ATP, एक ATP मॉलिक्यूल मतलब एक ADP मॉलिक्यूल एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करके ATP बनाएगा, ध्यान से क्या बनाएगा, ATP बनाएगा, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ स्टार देना है, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP, दैट मीन्स फोटोफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ये शुरुआत के साइंटिस्ट कम जानकारी था उन लोगों को, ठीक है, क्या मैकेनिज्म एक्चुअली फॉलो होता है नहीं पता था, बस यही बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन डाउनहिल भी जा रहा है तो एनर्जी लॉस हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है तो क्या करेगा, ADP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ATP बन जाएगा। लेकिन ऐसी एक्चुअली ये बात है नहीं, ये पूछ देगा क्वेश्चन में, मेडिकल में नीट में क्वेश्चन पूछ देगा, तो ऐसा बिल्कुल मत बताइएगा, इसके पीछे कुछ अलग थ्योरी है। आप जानते होंगे केमियोस्मोटिक थ्योरी बोलते हैं, पीटर माइकल ने उसको दिया था, ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि ATP का सिंथेसिस होता है, ठीक। अब देखिए एक रास्ता और है, या तो NADPH2 बना ले, नहीं तो फिर क्या करें, नहीं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन इधर से फिर कहाँ चला जाए, साइटोक्रोम B में चला जाए। देखिए साइटोक्रोम B में फिर चला जाए 4 इलेक्ट्रॉन, अब फिर यहाँ से होते हुए फिर यहाँ जाए और ऐसे गोल गोल घूमता रहे। यदि NADPH2 का सिंथेसिस करना हो तो NADPH2 का सिंथेसिस करना हो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल वन वे है, ठीक है, एकदम यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन NADPH2 का सिंथेसिस नहीं करना हो तब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और ऐसे से घूमता रहेगा, ऐसे से क्या होगा, घूमता रहेगा, ठीक। तो क्या है कि इसमें भी, यहाँ भी ये जो सर्किल में घूम रहा है तो यहाँ भी तो ATP बन रहा है, और ये यूनिडायरेक्शनल जब फ्लो था तो यहाँ भी ATP बन रहा था, ठीक है, यहाँ भी बन रहा था। मतलब कि ATP के बनने को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन बाय द हेल्प ऑफ लाइट, चूंकि लाइट रिएक्शन में हो रहा है। तो ये जो वन वे प्रोसेस था इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये जो ATP का बनना है इसको क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्यों, क्योंकि ये सर्किल में घूम रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से ये जो था क्या था, ये PS1 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, याद रखिएगा। ये फोटो सिस्टम क्या है, 2 है, ये PS2 है, PS2 में लिखा हूँ, यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ, ये PS2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ही है। और ये क्या हुआ यहाँ पर जो भी दिखेगा आप लोगों को PS2, ये PS2, ये PS1 है, ठीक है। तो अब डिफरेंस निकाल लीजिए, PS1 PS2 का टोटल डिफरेंस क्या है। शुरुआत में 2 डिफरेंस तो बताया था आपको, क्या बताया था, इट कंटेन्स, फोटो सिस्टम 2 कंटेन्स P680 एज ए रिएक्शन सेंटर, इट कंटेन्स P700 पिगमेंट मॉलिक्यूलर क्लोरोफिल ए एज रिएक्शन सेंटर, फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, फोटो सिस्टम 2
takes part in a splitting of water, that means photolysis of water, but photosystem 1 is not involved in photolysis of water. दूसरा पॉइंट, दूसरा डिफरेंस, ठीक है, सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस क्या है? इट बियर्स ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, मतलब फोटोसिस्टम 2 जो होता है वो OEC को बियर करता है, लेकिन यहाँ पे कोई OEC देख रहा है? नहीं है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं है। मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व बाय द एक्शन ऑफ फोटोसिस्टम 1 और 2, क्या? तो फोटोसिस्टम 2 हम बोलेंगे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 में ही ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब देखिए फोटोसिस्टम 2 में आपको क्लोरोफिल और कैरेटिनाइड का रेशियो आपको बता दिया था 20:30 रेशियो 1, ठीक है। फोटोसिस्टम 1 में वो था 20:30 रेशियो 1, और 2 में क्या था? 2 में था आपको 3:7 रेशियो 1 था, ठीक, वो बता दिया। इसके बाद क्या है कि फोटोसिस्टम 2 जो होता है ये फोटो फॉस्फोराइलेशन भी करवाता है, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन करवाता है। कौन करवाता है? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन करवाता है फोटोसिस्टम 2। तो ये अगला डिफरेंस हो गया, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन करवाता है फोटोसिस्टम 2। और फोटोसिस्टम 1 क्या करवा रहा है? फोटोसिस्टम 1 साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक दोनों ही करवा रहा है। मतलब कि फोटोसिस्टम 2 परफॉर्म्स ओनली नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, वेयर एज फोटोसिस्टम 1 परफॉर्म्स नॉन साइक्लिक एज वेल एज साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। दोनों फॉस्फोराइलेशन क्या कर रहा है? परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डिफरेंस आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस है। और बता सकते हैं कि फोटोसिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसको बोलते हैं पहली बार इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर फोटोसिस्टम 2 इज फियोफाइटिन, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर फोटोसिस्टम 1 इज AFES, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है। तो आपको देख रहे हैं कि फॉस्फोराइलेशन भी हो गया और रिड्यूसिंग मटेरियल NADPH2 का भी सिंथेसिस हो गया, और NADPH2 का रियल फार्मूला क्या है? NADPH.H+, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, H+, NADPH.H+। तो ये आपका हो गया क्या? लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि आपको कुछ ये फिगर देखिए, ये ऐसे कुछ जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो जेड लाइक दिखाई पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं जेड स्कीम। जेड स्कीम वाज गिवन बाय आर्नन ने क्या किया था? जेड स्कीम को दिया था। तो इसलिए इसको हम, चूंकि ये जेड जैसा लिखा हुआ मिल रहा है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, तो इसको बोलते हैं जेड स्कीम। जेड स्कीम इट वाज गिवन बाय आर्नन। क्या किया था? आर्नन ने ये दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से तो ऐसा होता है। अब देखिए यहां पे बताना चाहता हूं एक और कि फोटो सिस्टम 2 और 1 को कनेक्ट करने वाला क्या है? प्लग जैसा काम कौन करता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में प्लग होता है ना, जिसमें आप कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो प्लग का काम करता है प्लास्टोसाइनिन PC, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन जो कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। दिस कनेक्ट्स फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1, ये दोनों को क्या करता है? कनेक्शन करने का काम करता है। अब प्लास्टोक्यूनोन को क्या बोलते हैं? PQ मीन्स प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन को बोला जाता है, ये सभी क्या देखो, ये सभी जितने भी हैं सभी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ये सभी क्या हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। और सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर बिल्कुल फिक्स होते हैं। ये भी फिक्स है, ठीक है, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, सब इलेक्ट्रॉन कैरियर फिक्स होते हैं। ये क्या करता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। प्लास्टोक्यूनोन वाइब्रेट ऐसे करता रहेगा, ठीक, एलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड वाइब्रेट ऐसे करता है, इसलिए प्लास्टोक्यूनोन को बोलते हैं मोबाइल कैरियर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मोबाइल कैरियर, प्लास्टोक्यूनोन। ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। एक बार शॉर्टली मैं आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूं उसका। क्या? ये फोटोसिस्टम 2 है, ये फोटोसिस्टम 1 है, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 फोटोलिसिस ऑफ वाटर में टेक पार्ट करता है, वाटर को फोटोलाइज करवाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है? Ca+2 आयन, Cl- और Mn, मैंगनीज का सभी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर +7 तक, ठीक है, सारा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना।
यहाँ पे सनलाइट पड़ेगा, यहाँ भी सनलाइट पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, जिसकी वजह से वो इसी के हेल्प से क्या करेगा, वाटर को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, वाटर को स्प्लिट कर देगा तो अपने इलेक्ट्रॉन की रिकवरी 4 इलेक्ट्रॉन जो वाटर का निकला उससे कर लेगा, बदले में ऑक्सीजन निकाल देगा और 4H+ चला जाएगा NADPH2 को सिंथेसाइज करने में। ठीक है, अब क्या है, फियोफाइटिन से होते हुए मोबाइल कैरियर से डाउनहिल ट्रांसमिशन इसका होता है। ठीक, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ATP का सिंथेसिस भी होता है, जिसको हम फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, जो कि एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं है, कुछ अलग इन्वॉल्व होता है प्रोसेस, जो कि मैं बताने वाला हूँ अब आगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से होते हुए AFES में जाएगा, फिर फेरेडॉक्सिन में जाएगा और NADPH2 का सिंथेसिस करेगा। NADPH2 सिंथेसिस नहीं करना होगा तो फिर यहाँ से लौट के इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B में चला जाएगा, फिर F में जाएगा, फिर ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना है क्या कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होगा, या साइक्लिक प्रोसेस कब होगा, जब डार्क रिएक्शन में NADP डार्क रिएक्शन में यूज होने के लिए NADPH2 का प्लेंटी अमाउंट प्रेजेंट हो। मतलब कि लाइट रिएक्शन में NADPH2 इतना बन गया कि अब उतना रिक्वायरमेंट डार्क रिएक्शन में है नहीं, सपोज कीजिए काफ़ी हाई रेट में, जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए और डार्क रिएक्शन उतना स्पीडली नहीं चल रहा है, तब क्या हो जाएगा, तब वहाँ पे नॉन साइक्लिक पाथवे रुक जाएगा, वहाँ पे साइक्लिक पाथवे ही चलेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, ओनली साइक्लिक पाथवे ही चलता है। दैट मीन्स व्हाट, cyclic pathway, that means cyclic photophosphorilation is performed only in that case when there is overproduction of NADPH2 or less consumption of NADPH2 or accumulation of NADPH2। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। NADPH2 का ओवर प्रोडक्शन हो, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि ओवर प्रोडक्शन हुआ मतलब कि डार्क रिएक्शन में लेस कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, तब तो ओवर प्रोडक्शन हो गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि उसका मतलब कम कंजम्पशन हो रहा है डार्क रिएक्शन में, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। एक और है, एक क्या है, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि ATP तो ये भी प्रोड्यूस करता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी, क्योंकि कंटिन्यूअसली पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रहा है, तो फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है प्लांट के लीफ का, तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या करता है, ये उस एनर्जी को यूटिलाइज करता रहता है, लाइट के एनर्जी को क्या करेगा, यूटिलाइज करता रहेगा, सर्किल में गोल गोल घूमते हुए। ठीक है, तो मेरे समझ से हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, अब देख लीजिए, एक और बताना चाहूंगा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 बोथ, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली हेल्प लेता है किसका, ओनली फोटो सिस्टम 1 का। ठीक है, 1 का ये हेल्प लेता है। ठीक है ना, तो अब आगे हम बढ़ते हैं, ये लाइट रिएक्शन का होगा। अब देखते हैं एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे ATP बनता है। जो बताया था कि शुरुआत का साइंटिस्ट लोग जो साइटोक्रोम B से F में जा रहा है उसी दौरान बना दिए वो डाउनहिल फ्लो में, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यूज हो जाता है। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, यहाँ बात क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो कौन सा कंसेप्ट, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी चलता है यहाँ। ये किसके द्वारा ये दिया गया, इट वॉज गिवन बाय पीटर
MITCHELL, पीटर मिचेल ने दिया था, कुछ कुछ लोग माइकल भी बोल देते हैं। तो ये दिया था पीटर मिचेल ने, ये मोस्ट एक्सेप्टेड अब तक का सपोर्टेड थ्योरी है। ठीक है, अब कैसे होता है भाई, देखना ध्यान से। हमने क्लोरोप्लास्ट में, ये क्लोरोप्लास्ट में क्या बनाया था, क्लोरोप्लास्ट का दो मेम्ब्रेन बताया था आपको ना, कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और क्लोरोप्लास्ट का अंदर में वाटरी एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसको हम एस्ट्रोमा बोलते हैं, इस एक्वस सॉल्यूशन को एस्ट्रोमा बोलते हैं। और इसी में क्या प्रेजेंट था, इसी में प्रेजेंट था थाइलेक्वाइड जिसको ग्रैनम बोलते हैं, ठीक ना, ग्रैनम प्रेजेंट था, बताया था ना आपको कि इसमें ग्रैनम ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रैनम है। ग्रैनम के बाद में क्या है, एस्ट्रोमा लैमली प्रेजेंट होता था, ये एस्ट्रोमा लैमली, ये एस्ट्रोमा लैमली इस तरीके से प्रेजेंट होता था। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं क्या कि थाइलेक्वाइड का जो मेम्ब्रेन है, इस थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के ऊपर में एलिमेंट्री पार्टिकल्स कुछ प्रेजेंट है, ऐसे बैडमिंटन के रैकेट जैसा, जैसा बैडमिंटन का रैकेट होता है ऐसा यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये देखो एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट है। तो बोले सर ये तो ऐसा कुछ हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, ठीक ना, जिसको ऑक्सीजोम्स बोलते थे। Yes, oxysomes are also elementary particles which are present on the cristae of mitochondria. But there is some difference between the elementary particles of mitochondria and that means chloroplast. ये दोनों elementary particle में क्या है डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो elementary particle है उसको बोलते हैं F1, उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीजोम्स, उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। तो ऑक्सीजोम्स में क्या होता है, ये F1 पार्टिकल है और ये क्या होता है F0 है, और ये इसका क्या है नेक है, स्टॉक है, ये इसका क्या है स्टॉक है, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F0, ये स्टॉक है। ये हो गया आपका ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम्स मीन्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना, इट इज प्रेजेंट इन माइटो, हम माइटो मतलब आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, उस एलिमेंट्री पार्टिकल में ओनली F1 पार्टिकल प्रेजेंट है और स्टॉक प्रेजेंट है, F1 प्रेजेंट नहीं है और F0 प्रेजेंट नहीं है, F0 प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा एलिमेंट्री पार्टिकल, ये क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, क्लोरो में लिख दे रहा हूँ, क्लोरो मीन्स क्लोरोप्लास्ट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड, ठीक है, ये है। अब ध्यान से देखिए, अब देखना क्या है कि ये जो एस्ट्रोमा है, ये जो एस्ट्रोमा है, ठीक, इस एस्ट्रोमा से क्या होता है H+ आयन, H+ आयन एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर होते हुए थाइलेक्वाइड के अंदर जाके जमा हो जाते हैं, थाइलेक्वाइड के अंदर क्या होते जाके जमा हो जाता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये थाइलेक्वाइड का क्या है मेम्ब्रेन है, इस पे एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये तो एस्ट्रोमा है, ये क्या है, ये जगह क्या है एस्ट्रोमा है, एस्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर की जगह को एस्ट्रोमा बोलते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन से भरा हुआ है, उसी एस्ट्रोमा में ये सब सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, ये थाइलेक्वाइड, एस्ट्रोमा, लैमली, ये सब ग्रैनम जितने भी प्रेजेंट है उसी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H+ का फ्लो हुआ बाहर से अंदर, ये H+ क्या हुआ अंदर आ गया, तो H+ अंदर आ गया, बार बार H+ को ये अंदर में पुश करता रहेगा, तो अंदर में H+ बार बार आने से अंदर में H+ की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ध्यान से, सॉरी, ये एक्चुअली क्या है, इधर से नहीं जाता, ये एक्टिवली खींचता है इधर से, ऐसे किससे खींचेगा, इधर से। कौन देता है इसको, जो बताया था प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन मोबाइल कैरियर होता है। तो प्लास्टोक्विनोन मोबाइल कैरियर होता है, वो प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, PQH2, देखो क्या बनाएगा, PQ प्लास्टोक्विनोन यहाँ पे अंदर में H+ को पुश करता रहेगा, कैसे पुश करेगा, तो ये PQ है प्लास्टोक्विनोन, मोबाइल कैरियर बताया था कि वाइब्रेट करता रहता है, तो PQ क्या करेगा, ये H2 बनाएगा,
PQ क्या करेगा, H2 बना लेगा, और H2 बनाने के बाद में H प्लस को यहाँ पे छोड़ देगा और फिर से क्या होगा, PQ में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PQ में। तो अब क्या है कि ये PQ है, PQ क्या करता है, PQ कंबाइन किया H प्लस से 2H प्लस से कंबाइन किया, 2H प्लस से कंबाइन करने के बाद क्या बना लिया, ये बना लिया PQH2। क्या बनाया, PQH2। अब ये PQH2 जो हुआ, ये PQH2 ये दोनों को H प्लस के फॉर्म में ऐसे छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में फिर से PQ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से तुम देखो, तो ये 2H प्लस कहाँ है, इनसाइड द स्ट्रोमा। ये 2H प्लस कहाँ है, इनसाइड द स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा के अंदर में प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा से PQ चूंकि मोबाइल कैरियर होता है, वाइब्रेट करते रहता है, तो वाइब्रेट करता हुआ यहाँ पे गया, इसमें छोड़ दिया, ठीक है, PQH2 बनाया, PQH2 बनाने के बाद यहाँ पे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर से क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, फिर से स्ट्रोमा से लेने के लिए आ गया, फिर से यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये मोबाइल कैरियर होता है। बाकी सभी इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होते हैं, फिक्स होते थे, ठीक है। तो ऐसा H प्लस का कंसंट्रेशन इसमें क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब ये H प्लस क्या होगा, H प्लस इससे एलिमेंट्री पार्टिकल से फिर बाहर निकलेंगे, चूंकि ये स्ट्रोमा से आया था, फिर स्ट्रोमा को दे दिया वो। जब H प्लस इधर बाहर निकालेगा H प्लस को, तो इसमें इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन हो गया इसका। अपने हाई कंसंट्रेशन से फिर से लो कंसंट्रेशन क्या करेगा, फ्लो करेगा। जब फ्लो करेगा तो फ्लो करने के दौरान क्या हो जाएगा, इसके दरमियान में क्या होगा कि एक ADP मॉलिक्यूल एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करके क्या बना लेगा, ATP बना लेगा, ठीक है, ATP बना लेगा। समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन डाउन हिल में जा रहा है तो एनर्जी लॉस किया तो एनर्जी तो ATP बन गया, वैसा नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो गलत कंसेप्ट था, ये सही कंसेप्ट है, पीटर माइकल ने दिया था, ठीक है ना। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, क्या है कि प्लास्टोक्विनोन प्रेजेंट होता है इसी थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में। क्योंकि यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में हम PQ नहीं लिख सकते, बाहर में हम लिख दिया है, तो बाहर में लिखने का मतलब मत समझिएगा कि ये बाहर में स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, नहीं, ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ऐसे जो वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। तो वाइब्रेट करता रहेगा, तो ये स्ट्रोमा से H प्लस को लेके PQH2 बना लेगा, और फिर से इसको क्या कर देगा, ये थाइलेकोइड के अंदर वाले जगह में छोड़ देगा उसको, और छोड़ने के बाद में फिर से PQ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से स्ट्रोमा से H प्लस हो लेगा, फिर से पुश करेगा। तो ये बार बार PQ और PQH2 में कन्वर्ट होता रहता है, और हाइड्रोजन को H प्लस को पुश करता रहता है। H प्लस का जब कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाएगा, तो बढ़ने के बाद क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद क्या होगा, ये एलिमेंट्री पार्टिकल से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर में टनल होते हैं, ठीक है ना, तो उससे होता है बाहर निकल जाएगा। बाहर मतलब कि फिर से स्ट्रोमा में आ गया। क्यों, क्योंकि थाइलेकोइड के बाहर में तो स्ट्रोमा ही प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो स्ट्रोमा में आ गया एलिमेंट्री पार्टिकल से होता हुआ। अब एलिमेंट्री पार्टिकल से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैसेज फ्रॉम एलिमेंट्री पार्टिकल इट loses its energy which is converted to combine the ADP with inorganic phosphate due to which ATP is formed। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, ATP बनता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है ना, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा फिर, ठीक है ना। थैंक यू।